नमस्कार, देश की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। और सबसे पहले हम बात करेंगे झारखंड की। झारखंड के झरिया से ये बड़ी खबर है। झरिया में अवैध खनन के दौरान कोयले की खदान धंसने से 3 लोगों की मौत की खबर है। हादसे में कई और लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। राहत और बचाव अभियान फिलहाल जारी है। हमारे नेशनल एडिटर न्यूज मनीष कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, क्या है इस पर अपडेट? देखिए, ये जो माइन है ये झरिया से सटा हुआ बीसीसीएल का वो माइन है जहां पर अब माइनिंग का काम जो है उसे अवैध करार कर दिया गया है, क्योंकि इस माइन को बंद किया गया है। लेकिन उसके बावजूद इस इलाके का यह भी सच है कि जितने भी बंद पड़े हुए कोलियरी हैं या ऐसे कोयला खदान है, वहां पर जमकर जो स्थानीय लोग पुलिस की नाक के नीचे जो है वो अवैध रूप से कोयले का खनन का काम करते हैं। आज भी इस खदान में जहां पर कुछ साल पहले यहाँ पर माइनिंग बंद कर दिया गया था, वहां पर ये लोग जो है अवैध तरीके से माइनिंग कर रहे थे। उसमें ऊपर का चाल धंस जाने के कारण जो है 3 लोगों की मौत जो है वो अस्पताल जाने के क्रम में हुई है। करीब 10 से 15 लोग घायल हैं। कुछ लोगों के अभी लापता होने की भी खबर है। लेकिन चूंकि ऐसे मामलों में लोग जो स्थानीय लोग जिनके परिवार के लोग मिसिंग भी रहते हैं वो तुरंत पुलिस के पास नहीं जाते हैं, इसलिए तत्काल जो है राहत या बचाव कार्य शुरू नहीं होता है। लेकिन ये घटना चूंकि 3 लोगों के मरने की पुष्टि हो गई थी तो वहां अब पुलिस भी पहुंची है, बीसीसीएल के लोग भी पहुंचे हैं और लोगों को खोजा जा रहा है। उनको वहां से अगर जो लोग बोल रहे हैं कि कुछ लोग फंसे हुए हैं तो उनको खोजा जा रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो आसपास के निजी अस्पतालों में घायल अवस्था में, उनका अभी फिलहाल वहां उपचार चल रहा है। कादम्बनी जी मनीष, हमने अभी कुछ देर पहले कुछ जो स्थानीय निवासी हैं उनका बयान सुना। वो आरोप लगा रहे थे कि जिला जो प्रशासन है उसको पता था, लेकिन तब भी ये बंद नहीं किया गया। देखिए, जो भी अवैध खनन होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, जो स्थानीय थाना है उसके नाक के नीचे होता है, उनकी मिली भगत होती है और वैसे में ये लोग करते हैं। और जो खनन के काम में लगे जो लोग भी होते हैं उनका ऐसा कोई ना कोई अपना पारिवारिक पृष्ठभूमि होता है कि उनके परिवार के लोग ऐसे कोई हुए हैं जो बीसीसीएल में अभी भी काम कर रहे हो या वहां से रिटायर कर रहे हो, इसलिए उनको एग्जैक्टली आइडिया होता है कादम्बनी कि कहां पर कैसे माइनिंग की जाए, जिससे कि शाम होने तक कुछ घंटों के बाद उनके पास में इतना कोयला हो कि बाजार में बेचकर वो अपनी जीविका के लिए जो है कुछ पैसे कमा सके। कादम्बनी, बहुत शुक्रिया मनीष आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इसी सब के चक्कर में, अवैध कोयला खनन के चक्कर में 3 लोगों की जान चली गई है, कुछ लोग लापता हैं और कई लोग घायल यहाँ पर हैं, जैसा मनीष ने बताया। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रही जांच के लिए एसआईटी की टीम दिल्ली के उनके सरकारी आवास पर आज पहुंची। करीब आधे घंटे तक एसआईटी की टीम यहां रहने के बाद निकल गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की 6 सदस्यीय टीम महिला पहलवान के साथ दोपहर 1:30 बजे वहां पहुंची। हालांकि जिस वक्त एसआईटी की टीम ब्रजभूषण के आवास पर पहुंची उस वक्त वो अपने आवास पर नहीं थे, लेकिन अब सबकी निगाहें जांच रिपोर्ट पर लगी हैं। इस पर रवीश रंजन शुक्ला और जानकारी दे रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो है वो जो भी आरोप लगे उसके तहत एसआईटी की जांच इस वक्त चल रही है। और आज एसआईटी की टीम ब्रजभूषण सिंह के इस सरकारी आवास में तकरीबन दोपहर को 1:30 बजे आई और उनके साथ में एक महिला पहलवान भी थी। और उसके बाद में तकरीबन आधे घंटे इस बंगले का जायजा लेने के बाद में पुलिस की टीम उस महिला पहलवान को लेकर चली गई। ये बताया जा रहा है कि एक आईपीएस ऑफिसर भी उस टीम में मौजूद थे, 2 महिला कांस्टेबल भी थीं और वो यहाँ पर लेकर जो है वो एक महिला पहलवान को आई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक चूंकि एसआईटी की जांच चल रही है और अब तक 200 से ज़्यादा लोगों के इसमें बयान दर्ज किए जा चुके हैं और इस जांच का फलक जो है वो काफ़ी बड़ा है, क्योंकि दिल्ली, झारखंड और विदेश तक में जो है वो इस जांच के तार जुड़े हुए हैं। विदेशों के फेडरेशन से भी जो है दिल्ली पुलिस ने चिट्ठी लिखकर बाकायदा तमाम सारी जानकारी मांगी है। तो 15 तारीख को एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट पेश करेगी और खुद ब्रजभूषण शरण सिंह का 2 बार दिल्ली पुलिस बयान ले चुकी है। और ना सिर्फ इस घर पर, बाकी जो गोंडा का घर है ब्रजभूषण शरण सिंह का, वहाँ पर भी पुलिस जा चुकी है। कुछ लोगों के वहाँ पर बयान भी दर्ज किए गए हैं।
तो अब एसआईटी को चूंकि 15 तारीख को रिपोर्ट दर्ज करनी है, रिपोर्ट सौंपनी है, तो उसी के तहत, उसी जांच के तहत आज ये बताया जा रहा है कि महिला पहलवान को लेकर पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची थी। आधे घंटे यहाँ पर पुलिस की टीम रुकी और जो अंदर के सूत्र हैं वो यही कह रहे हैं कि उन्होंने किसी से पूछताछ नहीं की है। वो कई सारी जगहों को उन्होंने देखा है, चूँकि कुश्ती संघ के अध्यक्ष के तौर पर वो यहाँ पर तमाम सारे जो पहलवान हैं उनसे मिलते रहे हैं, तो उसी को बयानों के वेरिफिकेशन करने के लिए पुलिस यहाँ पर आई हुई थी। ये कहा जा रहा है क्योंकि ये एक प्रक्रिया होती है कि जब कोई बयान देता है, वो जगह का अगर जिक्र करता है तो उस जगह पर जाकर पुलिस वेरीफाई करती है कि आखिर ये वैसी जगह है जैसा बयान में बताया गया है कि नहीं। तो ये सारे एक जांच के एक पहलू हैं और इसी प्रक्रिया के तहत जांच की वो पुलिस की टीम यहाँ पर आई थी। अब देखना है, चूँकि 15 तारीख को पुलिस को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है, उस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा जाता है। लेकिन निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में कई उतार चढ़ाव आए हैं। आपको पता है कि जो पीड़ित लड़की है, पुलिस सूत्रों के मुताबिक उसके भी जो बयान हैं वो बदले गए हैं और उस पीड़ित लड़की के पिता का भी बयान अब आ चुका है। और साथ में जो धरने पर महिला पहलवान बैठी हुई थी, जो पहलवान धरने पर बैठे हुए थे, उनकी भी मुलाकात गृह मंत्री से भी हो चुकी है, खेल मंत्री से भी हो चुकी है। और बाकायदा गृह मंत्री ने ये बोला है उन पहलवानों को धरना जो दे रहे थे कि आपको पुलिस की जांच पर भरोसा रखना चाहिए और देखना चाहिए कि पुलिस अपनी जांच में क्या कुछ कहती है। तो निश्चित तौर पर पुलिस इस पूरे मामले पर फूंक फूंक कर कदम रख रही है। यही वजह है कि जांच की प्रक्रिया के तहत आज एसआईटी की टीम वो ब्रजभूषण सिंह के इस दिल्ली स्थित सरकारी आवास में आई थी। आधे घंटे रुककर अब वो जा चुकी है। दिल्ली से संजय कौशिक के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर कर्नाटक से। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार स्कूल के पाठ्यक्रम में बदलाव लाने जा रही है, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो सकता है। बीजेपी ने चेतावनी दी है कि अगर बदलाव किया गया तो वो चुप नहीं बैठेगी। पहली से लेकर 10वीं क्लास तक के पाठ्यक्रम में कुल 8 बदलाव 2022 में भुमई सरकार ने किए थे, जिनकी समीक्षा की जा रही है। बीजेपी बदलाव के पक्ष में नहीं है। It is absolutely wrong. ये उनका एक तरह से नियत है, उनका डीएनए है कि they want to write off whatever out of history whoever is not part of their dynasty. ये तो उनका एक तरह से एक repeated behavior है ना इनका। हेगडेवार जी के बारे में एक तो इरेज करना या गलत मिसइंफॉर्मेशन क्रिएट करना, एक तरह से इट इज डूइंग अ ह्यूज डिसर्विस। इट इज अ क्राइम अगेंस्ट द पीपल ऑफ इंडिया, द क्राइम अगेंस्ट द यूथ ऑफ इंडिया। कांग्रेस की सिद्धरमैया सरकार ने पाठ्यक्रम में बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा के मुताबिक सरकार इस साल के लिए छापी गई किताबें वापस नहीं लेगी, बल्कि किन चैप्टर्स को पढ़ाया जाए और किसे नहीं, इससे जुड़ी एक दिशा निर्देश पुस्तिका जारी करेगी। अगर नए चैप्टर्स जोड़े जाएंगे तो वो भी इसमें शामिल होगा। तकनीकी समिति पाठ्यक्रम की समीक्षा कर रही है। समिति की सिफारिश इस महीने कैबिनेट के सामने रखी जाएगी। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद ही दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। end of this month. So I have इस महीने के आखिर तक हमें उम्मीद है कि बदलाव ले आएंगे। मैं बच्चों के हित में कर रहा हूँ। किस राजनीतिक दल ने क्या किया, क्या सोचा, वो मैं नहीं जानता। विवाद तब भी खड़ा हुआ था जब बीजेपी की भुमई सरकार ने कन्नड़ा भाषा की 8वीं के एक चैप्टर में जोड़ा कि वीर सावरकर अंडमान निकोबार की जेल से बुलबुल पक्षी के पंखों पर बैठकर देश का जायजा लेने आया करते थे। विवाद आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार के भाषण को एक अध्याय के तौर पर शामिल करने पर भी उठा। टीपू सुल्तान और समाज सुधारक पेरियार पर चैप्टर को लेकर भी विवाद हुआ। सरकारें बदलती हैं और इसके साथ ही बदल दिया जाता है स्कूल का पाठ्यक्रम। शिक्षकों को तो इसके पीछे की राजनीति समझ में आती है, लेकिन मझधार में फंस जाते हैं अबोध छात्र, जिन्हें यह समझ में नहीं आता कि जो वो पहले पढ़ रहे थे वो ठीक था या जो अब उन्हें पढ़ाया जा रहा है वो ठीक है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। उधर श्रीनगर के एक स्कूल में अबाया पर पाबंदी को लेकर विवाद खत्म हो गया है। प्रिंसिपल ने पाबंदी का इल्जाम झूठा बताया है।
कोई रूल एंड रेगुलेशन ऐसा नहीं है, कोई पॉलिसी ऐसी नहीं है जिसमें कहीं अबाया विवाद के एक दिन बाद श्रीनगर के विश्व भारती उच्च माध्यमिक स्कूल में दिन सामान्य चल रहा है। प्रिंसिपल ने माफी मांग ली है। उन्होंने छात्राओं को स्कूल में अबाया पहनने की इजाजत नहीं दी थी, जिसके बाद आतंकियों ने उन्हें धमकी दी। हालांकि प्रिंसिपल ने कहा था कि छात्राएं हिजाब पहनकर आ सकती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर छात्रों का विरोध इस तरह वायरल हुआ कि अबाया बड़ा मुद्दा बन गया। प्रिंसिपल का कहना है कि अबाया पहनने पर कोई रोक नहीं है और पाबंदी का इल्जाम झूठा है। ये हमने यूनिफॉर्म में रखा है हिजाब यहाँ सब बच्चों का। ये कलरफुल में आते हैं, किसी बच्चे का एक डिजाइन होता है, किसी बच्चे का दूसरा डिजाइन होता है। तो मैंने इनको कहा लंबा सा हिजाब लाइए आप, जो नीज को भी टच करे, नीज से नीचे तक होगा, वो लगाइए व्हाइट कलर का, ताकि ये यूनिफॉर्म में आ जाए। स्कूल में ज्यादातर छात्राएं हिजाब पहनती हैं। ये यूनिफॉर्म का एक हिस्सा है, मगर कुछ छात्राओं ने अबाया के बिना आने से इनकार कर दिया और प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रिंसिपल पर ड्रेस कोड लगाने का आरोप लगाया। हमें कल तक स्कूल में एलो नहीं किया जाता था, बोल रहे थे कि आप लोग को अबाया लगा के तो हम आपको एलो नहीं करेंगे, ये स्कूल का हिंदू ओरिजिन है तो हम आपको अबाया में कैसे देंगे आने, और हमें दरवाजा बंद किया जाता था। लेकिन अब फिर जब सुबह से मीडिया वगैरह आई, पुलिस वगैरह आई, तो फिर अब इन लोगों ने अपनी स्टेटमेंट्स चेंज की और बोल रहे कि अब आप आ सकते हो। क्षेत्रीय पार्टियों ने स्कूल में ड्रेस कोड की आलोचना की और इसे एक बड़े एजेंडे का हिस्सा करार दिया। बीजेपी ने कहा कि वो निजी चुनाव का सम्मान करती है और किसी को मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। ये सरासर हमें काबिल कबूल नहीं है। इसका बहुत जो है बुरा रिएक्शन होगा, क्योंकि कौन किस लिबास में रहना चाहता है ये हमारी ज़ाती मर्जी होनी चाहिए। कोई इस पे ठोसना नहीं चाहिए, कोई चीज़ आप ठोस नहीं सकते किसी पे। जैसे व्यक्ति को जिस प्रकार से वो जहाँ जाना चाहता है वो वहाँ जाए, वो साड़ी पहन कर जाना चाहे साड़ी पहन कर जाए, फिराक शलवार पहन कर जाना चाहे उसमें जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो उसकी अपनी ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। बस बच्चे वापस क्लासों में है और जो विवाद अबैया के मुतल्लिक खड़ा हुआ था अब लग रहा है ख़त्म हो चुका है। लेकिन इस विवाद का शिकार स्कूल की प्रिंसिपल बनी, जिनकी खता सिर्फ ये थी कि उसने बच्चों को ये बताया कि आप स्कूल यूनिफॉर्म में ही स्कूल आया करें। श्रीनगर से नज़ीर मसूदी, NDTV इंडिया के लिए। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुई हिंसा के बाद अब इस हिंसा को लेकर राजनीति तेज हो गई है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि इस हिंसा को अंजाम देने के लिए बाहर से लोगों को लाया गया, जबकि इसका जवाब देते हुए शिवसेना शिंदे गुट के सांसद धैर्यशील माने ने कहा कि कुछ लोगों को औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर रखे जाने से आपत्ति है और इसलिए ऐसा हो रहा है। बुधवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट के कारण कोल्हापुर की सड़कों पर हिंसक झड़पों के बाद अब महाराष्ट्र की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। सांसद संजय राउत ने आरोप किया है कि हिंसा करवाने के लिए बाहर से लोगों को कोल्हापुर लाया गया, सरकार राजनीति कर रही है। सरकार को जिम्मेदार ठहराऊंगा मैं, इस राज्य के गृह मंत्रालय को ठहराऊंगा, मुख्यमंत्री को ठहराऊंगा। जिस तरह से कोल्हापुर हो, नगर हो या और शहरों में जिस प्रकार से दंगे भड़के हैं या भड़काए गए हैं, उसके पीछे कौन है? औरंगजेब के नाम से 400 साल बाद भी इस महाराष्ट्र में दंगे होते हैं। जिस औरंगजेब को हमने 400 साल पहले महाराष्ट्र में दफनाया है, उसे अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिंदा किया जाता है बार बार, इसलिए कि कर्नाटक में बजरंगबली की जादू नहीं चली, तो आप औरंगजेब को लेकर यहाँ राजनीति करते हो। पथराव और हिंसा के बाद पुलिस को हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा था। इतने बड़े पैमाने पर भीड़ को सड़क पर जमा होने देने को लेकर गृह मंत्रालय पर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है। शिवसेना शिंदे गुट से कोल्हापुर के सांसद के अनुसार अचानक से लोगों की भावनाएं आहत होने के कारण लोग सड़कों पर आए। साथ ही इन्होंने विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया। जिस दिन राज्याभिषेक दिन 350वां हो रहा था, उसी दिन
अगर किसी को इग्नाइट करने के लिए ये किया जाए तो आप ये सोचिए कि ये सोची समझी साजिश है कि जिसमें शिवाजी महाराज का 350वां क्राउनिंग सेरेमनी है और उसी टाइम पे कोल्हापुर जिला एक ऐसा जिला है जो शिव प्रेमी है, घर घर में शिवाजी महाराज है, हर एक के हृदय में शिवाजी महाराज है। और उस जिले में अगर आप औरंगजेब का कुछ भी अनुकरण करने का या उसका उदात्तीकरण करने का काम करेंगे तो उसको प्रतिकार होगा ही, और वही उस दिन है। कोल्हापुर में हुए हिंसा के बाद पुलिस ने अब तक 36 लोगों को गिरफ्तार किया है और साथ ही सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वालों पर भी कार्रवाई की है। इलाके में अब सब कुछ काबू में है और पुलिस की भारी सुरक्षा मौजूद है। लेकिन इस सब के बीच अब नेताओं की ओर से इस पूरे मामले को लेकर बयानबाजी शुरू हो चुकी है। मुंबई से संजय मंडल के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। मीरा रोड लिव इन रिलेशनशिप मर्डर में नया खुलासा हुआ है। मृतका सरस्वती वैद्य आरोपी मनोज साने को मामा पुकारती थी, जबकि दोनों ने मंदिर में शादी भी किया था। ये भी पता चला है कि मनोज साने ने उसे खुद को कपड़े के मिल का मालिक बताया था, जबकि वो बोरीवली में राशन की दुकान में काम करता था। इस बीच नयानगर पुलिस एक दिन पहले जिस सरस्वती को अनाथ बता रही थी, उसकी 3 बहनें आज पुलिस थाने पहुंची। सरस्वती वैद्य और मनोज साने के बीच आखिर रिश्ता क्या था? पहले दिन पुलिस ने बताया कि दोनों लिव इन रिलेशनशिप में थे। आरोपी ने दावा किया है कि वो सरस्वती को बेटी जैसा मानता था, जबकि अहमदनगर के आश्रम में सरस्वती ने बताया था कि वो उसका मामा है। और अब पुलिस दावा कर रही है कि दोनों ने मंदिर में शादी की थी। पुलिस के मुताबिक दोनों की उम्र में बहुत ज्यादा अंतर था, इसीलिए सरस्वती शादी की बात छिपाती थी। इन्होंने शादी किया था और बहनों को भी बताया था कि ऐसे हमने शादी किया है, बल्कि इनकी एज डिफरेंस का गैप की वजह से ये किसी को मतलब बाहर ऐसा खुल के नहीं कभी बताया कि हमने इन लोगों ने शादी किया था। और ये एक मंदिर में शादी किया था, ये भी इन्वेस्टिगेशन में रिवील हुआ है। इस बीच पुलिस पहले जिस सरस्वती वैद्य को अनाथ बता रही थी, आज उसकी 3 बहनें नया नगर पुलिस थाने पहुंची। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन जैसे ही पूरा होगा, आज पूरा दिन होगा, मैं शाम को आप बहनें आई हैं लेकिन उनका बयान लिया जा रहा है। कितनी बहनें हैं, क्या है? शाम को बात करूंगा आपसे। पुलिस के मुताबिक सरस्वती कुल 5 बहनें हैं। परिवार मूल रूप से औरंगाबाद का रहने वाला है। मां गुजर चुकी है, पिता पहले से अलग हो गए थे, इसलिए सभी बहनें अलग अलग आश्रम में पढ़ी हैं। सरस्वती सबसे छोटी थी, जो अहमदनगर के जानकी बाई आश्रम में पली बड़ी है। वहीं से उसने 10वीं तक की पढ़ाई की थी। पुलिस के मुताबिक आश्रम छोड़ने के बाद सरस्वती 4 से 5 साल अपनी बहन के साथ रही। उसके बाद मुंबई आ गई। यहाँ मनोज साने से मुलाकात हुई। मनोज ने पहले उसे काम दिलाया, फिर उसे अपनी बोरीवली के घर में रहने की जगह दी, जिसके बाद दोनों ने मंदिर में शादी कर ली थी। दोनों कुछ साल बाद मीरा रोड रहने आ गए, लेकिन समय के साथ दोनों के रिश्ते में खटास आ गई और फिर झगड़ा होने लगा। अहमदनगर के आश्रम के एक कर्मचारी ने भी बताया कि पहले वो खुश रहती थी, लेकिन 2 साल पहले जब आई थी तो परेशान थी। उसने कुछ भी पता ही नहीं था, लेकिन आने के बाद पहले आई थी ना तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आई थी। वो आदमी उसको वाइट गाड़ी में लेके आता था, उसके साथ ही रहता था। लेकिन 2 साल पहले आई थी ना दाखिले के संदर्भ में, तो बहुत खराब लग रही थी। उसने हमारे पास बातचीत नहीं की, उसका क्या वजह था हमको मालूम। एक शक ये भी है कि मनोज ने सरस्वती की गरीबी और मजदूरी का फायदा उठाया और खुद को ज्यादा पैसे वाला बताकर उसे अपने साथ ही जीने को मना लिया। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसने सरस्वती की हत्या कर उसके शरीर के इतने टुकड़े किए कि पुलिस के लिए गिनना तक मुश्किल हो गया। सतर्क पड़ोसी की मदद से सबूतों को नष्ट होने के पहले ही पुलिस ने आरोपी को पकड़ तो लिया, लेकिन 56 साल के मनोज ने 32 साल की अपनी पत्नी की हत्या क्यों और कैसे की, इसका जवाब अभी तक तलाश नहीं पाई है। पुलिस का कहना है कि आरोपी बार बार अपना बयान बदल रहा है। अहमदनगर से अपने सहयोगी सागर दुसाल और मीरा रोड से राजा मयाल और कैमरामैन प्रवीण रोहित सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
और अब खबर आपके स्वास्थ्य से जुड़ी। 10 करोड़ से ज्यादा लोग भारत में मधुमेह यानी डायबिटीज के शिकार हैं। करीब 4 साल पहले ये तादाद 7 करोड़ के करीब थी। आईसीएमआर की ये स्टडी लैंसेट मेडिकल जर्नल ने पब्लिश की है। चिंता इस बात की है कि करीब 13.5 करोड़ लोगों की बड़ी आबादी प्री डायबिटीज स्टेज पर है। नोएडा के रहने वाली 60 साल की अनुपा आर्या को पिछले 15 साल से डायबिटीज है। अनुपा जैसे ही भारत की 10 करोड़ से ज्यादा की आबादी इस बीमारी की चपेट में है, यानी करीब 11.5% आबादी डायबिटिक है। बीमार करने वाला यह आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। महज 4 साल के भीतर डायबिटीज से पीड़ितों की संख्या में 3 करोड़ से ज्यादा का इजाफा हुआ है। हमने पूरे देश में ये स्टडी किया, हम ये देखा कि लगभग 10% लोगों को डायबिटीज या हाई ब्लड शुगर की बीमारी है, और इसकी वजह से अब उसके ऊपर क्या किया जा सकता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़रूरी है। ये बहुत ही प्रिवेंटेबल है। डायबिटीज, प्री डायबिटीज पूरी तरह से रिवर्सेबल है। जो अगर आपको डायबिटीज भी है तो रिसर्च ने दिखाया है कि 60% से ज़्यादा बिना दवाइयों के लोग उसको बिल्कुल अपने डायबिटीज से मुक्ति पा सकते। एक बड़ी आबादी डायबिटीज होने के खतरे के करीब है। इस आंकड़े को प्री डायबिटीज कहा जाता है। ऐसे लोगों की तादाद 13 करोड़ 60 लाख है और देश की आबादी का 15%। ये वो लोग हैं जिनका ब्लड शुगर सामान्य से ज्यादा तो है, पर उतना नहीं जिसमें इनको डायबिटिक कहा जा सके। डायबिटीज के ज्यादा मरीज गोवा में 26.4%, पुदुचेरी में 26.3%, केरल में 25.5%, चंडीगढ़ में 20.4% और दिल्ली में 17.8% हैं। अगर आप अपनी डाइट में 10% तक कार्बोहाइड्रेट कम कर लें और दालों, हरी सब्जियों, फलों को अपनी डाइट में शामिल करके 10% तक प्रोटीन बढ़ा लें, तो वो आहार संतुलित और स्वस्थ होगा। साथ ही हमें फिजिकल एक्टिविटीज पर भी ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना होगा। इस शोध के मुताबिक केवल डायबिटीज ही नहीं, बाकी दूसरी बीमारियों ने भी लोगों को अपनी चपेट में ले रखा है। 35.5% आबादी को हाइपरटेंशन, असामान्य कोलेस्ट्रॉल लेवल 81.2% में, मोटापा 28.6% में और एब्डोमेन ओबेसिटी 39.5% में देखा गया है। इशारा खतरे का है, लिहाजा बीमारी के इस खतरे को पहचानिए। खान पान से लेकर अपने तौर तरीके बदलिए। समझ और समझदारी बीमारी को टाल सकती है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। मनोचिकित्सकों का मानना है कि मानसिक बीमारी आग की तरह फैल रही है। 100% मानसिक रोगियों की संख्या में बढ़त है। अलग अलग तनाव के कारण है, पर आपराधिक सोच तक पहुंचने वाले रोगियों में कॉमन फैक्टर है नींद न आना और नशे की लत। हर उम्र और वर्ग इसका शिकार है। देखिए मुंबई से ये रिपोर्ट। 20 साल का ये नौजवान पेशे से दर्जी है। 40 दिनों से नींद नहीं आई, मरने मारने का ख्याल आता है। मुंबई के बीएमसी अस्पताल सायन में इलाज चल रहा है। डे नाइट काम करने से उसको माइंड पे कुछ असर हुआ है और पेमेंट नहीं मिला, उसके लिए वो मतलब टेंशन लिया है। उसकी वजह से सोता नहीं है, उसकी वजह से यहाँ लाना पड़ा। नींद नहीं आ रहा है उसको और लगता है कि कोई मेरे पीछे पड़ा है, कोई मार देगा, डर रहा है। 40 दिन से हो रहा था उनको और 40 रात दिन वो बिल्कुल सोए नहीं, एक मिनट भी। ऐसा उनके पिताश्री ने बोला और उनके भाई ने। वो अपना घर छोड़ के जाने की कोशिश कर रहे थे, लोगों को मारने की कोशिश कर रहे थे रास्ते पे सर ने। तो विभिन्न कारण है, लेकिन उसके वजह से डोपामिन बढ़ जाता है दिमाग में और इसके वजह से ऐसा स्वभाव होता है। तो इसके लिए ऐसी दवाइयां दी जाती है जिससे उस डोपामिन की मात्रा ठीक हो जाएगी और फिर पेशेंट का स्वभाव भी ठीक हो जाता है। मुंबई के बीएमसी अस्पताल सायन में एक दिन में करीब ऐसे 300 लोग मानसिक सेहत से संबंधित परेशानियों के साथ पहुंचते हैं, जिनमें 30% नशे के आदी हैं। हम लोग दिन के 300 पेशेंट देखते हैं, उसमें से ऑलमोस्ट 30% लोग सब्सटेंस यूज या ये जो नशा करते हैं उसके पेशेंट होते हैं। और उसमें सबसे कॉमन हमारे यहाँ जो आते हैं वो है अल्कोहल यूज के पेशेंट। तो जो शराब या दारू का जो नशा करते हैं वो। प्रेशर तो सबको है, पर सब लोग दारू नहीं पीते हैं। कुछ ही जो है इसमें से जो लोग हैं जो दारू की तरफ झुक जाते हैं। तो उसमें पर्सनालिटी फैक्टर्स भी काफी उसमें रोल प्ले करता है।
जेनेटिक फैक्टर्स रोल प्ले करता है। इंडियन साइकाइट्रिक सोसाइटी के सदस्य और महाराष्ट्र के सबसे बड़े मनोचिकित्सकों में शामिल डॉक्टर हरीश शेट्टी बताते हैं कि मानसिक रोग आग की तरह फैल रहा है। रोगियों की संख्या 100% बढ़ी है। बम्बई में मुझे पता है कोविड के लॉकडाउन के बाद, सभी रिस्ट्रिक्शंस उठने के बाद कम से कम 35 से 40 बच्चों ने आत्महत्या किया है। तो मैं देखता हूँ 100% इंक्रीज हुआ है। 10-11 साल के बच्चे भी आत्महत्या के बारे में बात करते हैं। 8 से 9 हज़ार साइकियाट्रिस्ट है। साइकियाट्रिस्ट की संख्या बढ़ना चाहिए, पर उस समय तक हम राह नहीं देख सकते हैं। यहाँ आग लगी है और हमें लगता है कि बम्बा फायर ब्रिगेड नहीं, तो हमें और कुछ करना होगा। अपनी जान देने के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुंबई में भांडू पुलिस ने जागर नाम से मुहिम शुरू की है। 8-10 महीने से हमने ये देखा है कि ये बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। बच्चे या बड़े आत्महत्याओं की केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उसकी वजह से हमने उसका स्टडी करके उसके कारणों का हमने जानकारी ली, तो पता चला कि फाइनेंशियल क्राइसिस, कुछ मैरिटल अफेयर्स, ये ऐसे अलग अलग रीजंस उसके दिखने में आए। जागर नाम का कार्यक्रम हमने शुरू कर दिया, जिसमें हम लोगों को इकट्ठा करके उनसे बातचीत करते हैं और उनके प्रॉब्लम्स के बारे में जानकर उनको सही तरीके से गाइडेंस करते हैं। मानसिक रोगियों में तनाव का मुख्य कारण आर्थिक हालात, पारिवारिक कलह, रिश्तों का टूटना जैसे कई अलग अलग वजह हैं। लेकिन जिन लोगों में हिंसात्मक सोच आती है उनमें नींद का ना होना एक कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ऐसे तनाव से डोपामिन रसायन की मात्रा बढ़ती है, जिससे आपराधिक सोच पैदा होते हैं। तो अगर नींद की कमी आप में भी नजर आ रही है तो आप ये समझ लें कि मानसिक सेहत पर गौर जरूरी है, वो भी जल्द। मुंबई से कैमरा पर्सन अल्ताफ के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।